ब्रह्मांड का धन्यवाद। सभी ऋषि, महर्षि, गुरुओं का धन्यवाद। माता-पिता का धन्यवाद। सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। जय गुरु जी। जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सभी? ठीक सर। तो कल हमने पढ़ा था कला। ना उसके बारे में हमें जाना था। जो काल है या कला है, वह 7 धातुओं में कैसे डिवाइड है और कैसे उसका हमारे शरीर में काम करता है। और हमने स्रोतस के बारे में जाना था कि स्रोतस क्या है, कैसे स्रोतस को जो है वो काम करते हैं। और रसधारा कला के बारे में हमने पढ़ा था कि रसधारा कला के माध्यम से जो भोजन या धातु जो परिपक्व होने में जो समय लगता है, धातु के परिपक्व होने में जो समय लगता है हेमा जी, वो रस धातु को 5 दिन लगते हैं, 5 घंटे नहीं। और रक्त धातु को 10 दिन लगते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से शुक्र धातु को 35 दिन लगते हैं। यानी कि 5-5 दिन आगे बढ़ाते जाओ सब में, तो घंटे नहीं। मैंने घंटे लिख दिया था क्या सर? मैं हाँ जी, दिमाग में तो दिन ही था। हाँ जी, हाँ जी। बाकी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया था, बहुत बढ़िया। तो ये रसधारा कला के माध्यम से मतलब जो धातुएं परिपक्व होती है, इसका मतलब यह होता है कि आज जो खाना खाया, उससे जो रक्त बनेगा, वो 10 दिन में बनेगा। एनर्जेटिक फील कर सकते हो, बट जो होगा वो तो हम्म। तो हम कल हमने जो छोड़ा था वो ये था
किस प्रकार से कला का संबंध विभिन्न अंगों से है? तो कॉलन और हड्डियों का संबंध कैसे है? कॉलन यानी कि हम कॉलन को ठीक करें तो हड्डियां कैसे मतलब सही होंगी? हम न्यूरोथेरेपी करते हैं तो हमें ये देखना है किसी की हड्डियां कमजोर हैं, तो क्या अकेला कैल्शियम ट्रीटमेंट देके मतलब सही हो सकता है? कैसे उसका कॉलन का संबंध है? क्या अकेला वो कैल्शियम की टेबलेट खा के सही हो सकता है? नहीं सर, कोलोन हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा तभी तो सारे न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब होंगे, तब वो ब्लड में जाएंगे, तब जाके बोन को भी नरिशमेंट करेंगे सब। पूरा हाँ, सिस्टम से चलता है ना लेकिन सर। हाँ, कॉलन की कौन सी ऐसी चीज? कॉलन में तो कई सारी चीजें हैं ना। कॉलन में भी अकेले अब कॉलन से 71 डिजीज आती हैं। अकेले कॉलन के गड़बड़ होने से 71 टाइप्स की डिजीज आती हैं। तो मल ध्यान लिक्विड। रखिएगा, हाँ, कोलन की श्लेष्मक झिल्ली, कोलन की श्लेष्मक झिल्ली का संबंध अस्थि आवरण से है। अस्थि आवरण मतलब पेरियोस्टियम बोलते हैं उसको, पेरियोस्टियम। श्लेष्मक झिल्ली का जो रिलेशन है वो अस्थि आवरण से है, यानी कि अस्थि के कवर से है। कैसे? कोलन से कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का अवशोषण होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और यही कोलन की कला हड्डियों का पोषण करती है। तो जो कोलन में भी श्लेष्मक जो झिल्ली है ना, वो यह काम करती है। कला यदि बिगड़ी या काल ये बिगड़ा, जो मतलब कला मीन्स की हर एक सेल की अपनी एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। तो यदि ये बिगड़ती है, इसके काम में गड़बड़ हुई, तो यह समझ लो कि उससे संबंधित जो भी अंग या धातु है उसमें आम बनना शुरू हो जाएगा। आम मीन्स टॉक्सिन्स। क्यों बनेगा? क्योंकि जो पाचन की मुख्य जो अग्नि है, पाचन की मुख्य अग्नि है वो जठराग्नि है। जठराग्नि, जठराग्नि मतलब कि जठर के अंदर अग्नि है, पेट में। जठर, जठर मीन्स पेट। और कई बार जठराग्नि तेज हो लेकिन धातु की अग्नि कमजोर हो। जठराग्नि तो सही है लेकिन झाट धातु की अग्नि कमजोर है। इसका मतलब धातु की अग्नि मतलब जो कला है उसके अंदर जो जो धात्विक अग्नि है, हर एक ऑर्गन की, हर एक सेल की, हर एक अंग की अपनी अपनी एक धातु अग्नि है।
धात्विक अग्नि बोलते हैं उसे। यदि वो कमजोर है तो उसमें क्या होगा, धातु के अंदर आम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आम का अर्थ समझ रहे हैं ना आप? टॉक्सिन। हाँ, टॉक्सिन्स। और जितने भी रोग हैं, जितने भी रोग हैं, उन सब की जड़ अग्नि का कमजोर होना है। चाहे वो रोग कुछ भी हो, उन सब रोगों की जड़ अग्नि कमजोर होना है। और अग्नि कमजोर होने से आम इक्वल टू टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो गया। और अग्नि कमजोर होना इट मीन्स यह नहीं है कि पेट की अग्नि कमजोर होना, नहीं, वह किसी धातु की अग्नि कमजोर कमजोर हो सकती है। मतलब किसी नर्व के उसकी कला की वो मतलब वो हो सकती है अग्नि कमजोर। आपके मान लो तेज अग्नि है, अभी मैंने बताया, लेकिन धात्विक किसी अग्नि कमजोर है, तो यानी कि अग, पेट की तो तेज अग्नि है, तेज तो जठराग्नि सही लग रही है। कुछ पेशेंट क्या बोलेंगे आपको कि नहीं मुझे तो भूख सही लग रही है। अब न्यूरोथेरेपिस्ट यहाँ पे बहुत सारे क्या मार खाते हैं कि उसको ये बोलते हैं कि आपका पेट खराब है, बोलते हैं कि नहीं? यस सर। और हम जब वो पेशेंट उसको बोलते हैं तो पेशेंट बोलता है नहीं मेरा पेट एकदम सही है। वो अच्छे से पेट साफ होता है, अच्छे से भूख लगती है। और पेट के पेन पॉइंट चेक करते हैं तो पेन पॉइंट भी नहीं मिलता। तो यहाँ फंस जाते हैं हम। बताओ फंस जाते हैं कि नहीं फंस जाते? यस सर। और ऐसी स्थिति आती है कि नहीं आती? यस सर। यहाँ पर आयुर्वेद कहता है, या हमारी जो नाड़ी विज्ञान जो वैदिक विज्ञान है वो ये कहता है कि जठराग्नि तेज है, लेकिन धात्विक अग्नि कमजोर है, तो न्यूरो इम्बैलेंस हो गया। व्यक्ति को भूख तो सही लग रही है, पाचन भी सही हो रहा है, एसिडिटी भी नहीं है, लेकिन उसकी जो धात्विक अग्नि है अर्थात मतलब पेट एकदम सही है, लेकिन लीवर पेनक्रियाज किडनी एंडोक्राइन जो ग्रंथियां हैं उनकी जो सप्लाई होनी चाहिए थी, नर्व सप्लाई थी, मतलब भोजन पचा लेकिन उसको सेल तक पहुंचाना चाहिए था, सेल तक जमा वो उपयोग होना चाहिए था,
वह चीज़ नहीं हुई और वो वहाँ पे आम अवस्था में जमना शुरू हो गया। ठीक है? मतलब पेट में तो जो भोजन पचा, लेकिन उसका रस, फिर रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो धातुएँ हैं, इन धातुओं में जो चीज़ें जो जाती हैं, वो अधपची हैं। बहुत सारे पेशेंट आपने मतलब जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, उनमें देखा होगा कि जो स्पर्म क्वालिटी होती है, बहुत लो होती है। थिकनिंग नहीं होती, उसमें क्या बोलते हैं मतलब कई सारी उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि वो खा सब रहा है। तो यानी कि उसका वो क्यों हुआ? शुक्र धातु कमज़ोर क्यों हुई? वो इसी वजह से हुई कि जो धात्विक अग्नि है, वह कमज़ोर है। आम बनेगा क्यों? टॉक्सिन्स बनेंगे क्यों? विरुद्ध आहार खाने से, अधपचा भोजन से, बहुत ज़्यादा अग्नि हो, पेट की बहुत ज़्यादा अग्नि हो, मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो बार-बार, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा खाता है, लेकिन फिर भी वो सूखा-सा है, पतला-सा है, तो भी आम बनेगा, टॉक्सिन्स बनेगा। और ये भी ध्यान रखें कि टॉक्सिन्स केवल पेट ही नहीं बनाता है, यदि किसी को कब्ज़ है, तो कोलन में टॉक्सिन्स बनेगा। यदि धात्विक अग्नि कमज़ोर है, तो धातुओं में टॉक्सिन्स बनेंगे। किसी को संक्रमण हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी और तो और मानसिक टॉक्सिन्स भी होते हैं। मानसिक टॉक्सिन्स, चिंता, भय, है ना? क्रोध, असुरक्षा की भावना महसूस करना, ये मानसिक टॉक्सिन्स में आते हैं। तो अब यदि मानसिक टॉक्सिन्स है, तो आपको काम वहाँ करना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, इसी कला का अर्थ टाइम भी है। समय, समय इक्वल टू गति। जैसे पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी बाहर घूम रही है और भीतर क्या बोलते हैं, पृथ्वी जैसे सूरज के चारों ओर घूम रही है, तो वह भी तो एक गति के हिसाब से घूम रही है। तो उसकी भी एक काल है, उसका एक काल है, समय है। यह शरीर की जो भी क्रियाएँ होती हैं, शरीर के अंदर, उनका एक काल है, एक समय है, एक गति है, एक मोमेंट है।
जैसे कि हर एक रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु 5-5 दिन प्लस करके चलता है, तो उसी प्रकार से वो एक एक उसकी रिदम हो गई है, उसकी एक गति है, कितने टाइम में ये होगा। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, तो घूम तो वो अपनी धुरी पे रही है, तो अपनी धुरी पे जब घूमती है तो उससे सूर्य मतलब उदय और सूर्यास्त होता है, अपनी धुरी पे घूमती है, तो यानी कि दिन रात बनते हैं, क्योंकि सूर्य की साइड में जाएगी तो सूर्योदय, और सूर्य से दूसरी तरफ चली गई तो सूर्यास्त। और इसी मतलब यह जो है ना, सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाती है तो उससे ऋतुएं बनती हैं। उसको मतलब सीजनल टाइम जो बोलते हैं हम। हमारे 6 ऋतुएं मानी गई हैं, 6 ऋतु: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। आयुर्वेदा में हमारे देश में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, और हर एक ऋतु का जो संबंध है वो किसी न किसी विशेष दोष से संबंध है। जो त्रिदोष होते हैं ना हमारे, उन किसी न किसी 3 दोषों से उसका संबंध जरूर है। वात पित्त कफ को जरूर कहीं ना कहीं वह ऋतु प्रभावित करती है। जैसे बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ेगा, बसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ेगा, लेकिन बसंत में पित्त भी उत्तेजित हो सकता है, मतलब कफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन पित्त भी उत्तेजित हो सकता है। वात जो है वो नॉर्मल रहता है। और ये चीज नाड़ी में भी दिखती है, क्योंकि जैसे ऋतु चेंज हो जाएगी ना, तो शरीर के गुण बदलेंगे। भाई ऋतु यदि बदल गई तो शरीर के गुण भी बदलेंगे, और गुण बदलेंगे तो उसी हिसाब से नाड़ी भी चेंज हो जाएगी। तो आप नाड़ी से ऋतु का ज्ञान भी ले सकते हैं, लेकिन नाड़ी देखने से पहले आपको ऋतु का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी कौन सा ऋतु लगी हुई है, दिन में किस समय पे पेशेंट आता है, उस समय पे कौन सी चीज प्रोमिडेंस होगी। ठीक है, तो आपको ये इस बात का पता होना चाहिए। इसके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक। इसमें आप देख लेना एक बार, मैं भेज भी दूंगा, नहीं तो बायोलॉजिकल क्लॉक की मैं पिक्चर वो ढूंढ के। उसमें क्या होता है कि आपका जो हर एक मतलब वो होता है ना, ऋतु, उनका रिलेशन उससे होता है।
मैंने ग्रुप में भेज दिया। जैसे अभी क्या लगा हुआ है, जनवरी और दिसंबर, ठीक है, मतलब 2 महीने, जनवरी और दिसंबर। जनवरी है तो इसमें हमें स्वीट खाना चाहिए। इसमें जनवरी और दिसंबर में 2 मतलब प्रोमिनेंट होते हैं, वात और कफ। ठीक है, विंटर है ये, इसको हेमंत बोलते हैं, हेमंत ऋतु। हमारे प्राचीन काल से हेमंत बोलते हैं, आप इसको देख भी लेना। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से उसमें मौसम में क्या चीज बढ़ती है और आपको कौन सा टेस्ट उस समय खाना चाहिए। मीठा कब खाना चाहिए, कड़वा कब खाना चाहिए, ठीक है, साल्टी कब खाना चाहिए, बिटर कब खाना चाहिए, ठीक है, उसमें सब दिया हुआ है। तो उस समय आपको क्या खाना है, कौन सा टेस्ट नहीं खाना है। तो महीने और ऋतु, ये दोनों चीजें इसमें दी हुई हैं। अब जो यही चीज आपकी दिन में भी आती है फिर, जैसे मौसम है वैसी प्रकार से दिन के अनुसार भी इनका इफेक्ट आता है। वात पित्त कफ का जो काल है वो दिन के अकॉर्डिंग भी है। हर 4 घंटे में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, जैसे अभी समय है 6 बजे का, तो अब 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कफ का काल रहेगा। ठीक है, 6 से 10। फिर 6 से 10 के बाद 10 से 2 बजे तक, यानी कि 4 घंटे पित्त का काल रहेगा। और 2 से फिर वापिस से 4 घंटे, यानी कि तक वात का काल रहेगा। और फिर उसमें दोबारा से 6 से 10 बजे तक कफ का काल रहेगा, फिर पित्त का और फिर वात का। तो इस प्रकार से ये हमारा दिन भी बटा हुआ है। और तो छोड़िए, इस दिन में इन 4 घंटे में भी अलग अलग समय बटा होता है, हर एक 45 मिनट में आपके शरीर की नाड़ी और वो चीजें चेंज हो जाती हैं।
जो ये कला हमने जो पढ़ी, मतलब कि यानी कि झिल्लीदार जो संरचना और जो काल हमने पढ़ा, जिसका अर्थ है समय, मतलब एक कला और एक काल, ठीक है? काल इज इक्वल टू समय और कला इज इक्वल टू झिल्लीदार संरचना। इनका जो दोनों का संबंध, कला और काल का संबंध है, हम जो मतलब सब धातुओं को जो देखते हैं, वात पित्त कफ को देखते हैं, वो उनका आपस में मतलब विशिष्ट समय है उनका दोनों का। तो कौन सी धातु किस समय पे कौन से काल में, मतलब कला और काल आपस में बहुत रिलेशन है। जैसे हम 6 बजे उठे तो अभी क्या है, सूर्योदय है। हाँ, तो 6 बजे अलग चीज है, और इससे पहले 6 नहीं बजे थे, तो 5:30 बजे थे, तो हम वात के काल में थे हम। अब 6 बजे कफ का काल शुरू हो गया। ठीक है, तो ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे दोपहर में हम मतलब दोपहर बोलते हैं ना, सूरज मतलब दिन में मतलब बिल्कुल एकदम सिर पे आ गया तो दोपहर बोलेंगे। शाम हो जाएगी, सूर्यास्त बोलते हैं कि सांझ होगी, धीरे धीरे वो ढल गया। तो यह समय जो है, काल जो है, इस ये गति से रिलेट करता है, और इससे धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं। इसलिए आप एक चीज आप देखेंगे कि कुछ लोगों को खांसी होती है, और उनको आप देखेंगे कि सुबह के टाइम ही खांसी आती है। देखा होगा ना आपने कि दिन में ठीक है, रात को ठीक सो गए, सुबह के टाइम पे खांसी शुरू हुई। क्यों? क्योंकि सुबह इसलिए कि उस समय कफ का समय है, तो कफ प्रोमिनेंट होता है, तो इस समय पर उनको कफ से संबंधित दिक्कतें आएंगी। ठीक है, तो मतलब उनको जैसे ब्रोंकाइटिस या कफ वगैरह से जो भी है, वो आएंगी। 10 बजे से पित्त का काल शुरू हो जाएगा, तो पित्त का अर्थ है मतलब अ, पेट और आमाशय, यानी कि छोटी आंत, नहीं, पेट और छोटी आंत, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं पे होता है, और उस समय ये हमें भूख लग जाती है। ठीक है, और 10 से 2 बजे तक रहेगा। तो अब ये मतलब जैसे 10 से 12 बजे तक एकदम भूख का समय रहेगा, लेकिन उसी में पित्त का जो है वो 12 से 2, ये हार्ट का समय होता है। 10 बजे से 12 बजे तक पेट और छोटी आंत का, और 12 से 2 हार्ट का काल होता है।
ठीक है। फिर 2 से 4 लीवर गॉल ब्लैडर का समय होता है। इसमें लीवर गॉल ब्लैडर में मतलब है ना, जैसे कोलसिस्टाइटिस, मतलब ये हेपेटाइटिस वगैरह के जो रोगी हैं उनको दर्द होने का ज्यादा संभावना रहती है उस टाइम पे, पित्त के काल में। 4 से 6 शाम को बड़ी आंत का किडनी का समय होता है। इस समय एड्रनल ग्लैंड कम काम करती है, इसीलिए अक्सर लोग आप देखेंगे कि शाम के टाइम पे थकान महसूस करते हैं। और शाम के टाइम पे थकान वही महसूस करते हैं कि जिनकी मतलब मोस्टली एड्रिनल ग्लैंड कम काम करेगी नेचुरल तरीके से, लेकिन जिनकी ऑलरेडी कम काम कर रही है तो उसकी उस टाइम पे बिल्कुल ही नहीं करती। तो उस टाइम पे वो बोलते हैं कि मैं शाम होते होते थक जाता हूँ। फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करता हूँ, चाय कॉफी लेता हूँ, फिर थोड़ा सा अच्छा फील होता है। जबकि उसका ओरिजिनल कारण क्या है? एड्रिनल ग्लैंड कम काम करती है उस समय। फिर जब सूर्यास्त हो गया तो 6 से 8, तो उस समय फिर से कफ और फेफड़ों का समय आ जाता है। तो उस समय पे जो है ना, जो अस्थमा के पेशेंट है उनको फिर से कंजेशन होने शुरू हो जाती है। हमें जो भोजन करना चाहिए ना वो कफ के काल में करना चाहिए। रात को फिर से 8 से 10 ये पेनक्रियाज का समय होता है। और इस समय पे ऐसे लोग जिनकी शुगर डाउन होती है, बढ़ती नहीं डाउन होती है, जिनकी डाउन होती है उनको कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होती है, क्योंकि उस समय पे पेनक्रियाज एक्टिव होता है। फिर से 10 से 12 पित्त का समय होता है। और रात को जो है ना बहुत ज्यादा एसिडिटी आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिनको एसिडिटी ज्यादा रहती है तो उनको वैसे बोलेंगे कि मेरे को रात को ज्यादा होती है, मैं उस समय तक जगा तो मेरे को एसिडिटी होगी, रात को मेरे को उस टाइम पे एसिडिटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पित्त अधिक सक्रिय होता है। वो पित्त का काल है, उस टाइम पे पेट और छोटी आंत का समय है वो। उसकी गलती नहीं है, प्रकृति में ऑटोमेटिक वो चीज होती है। हाँ, उसकी गलती ये है कि उसने उसकी जो धात्विक अग्नि और जो जठराग्नि है वो गड़बड़ है। फिर 12 से 2 का समय आ जाता है रात में। यह समय फिर से मतलब उसका आता है रेस्ट, हार्ट का रेस्ट का आता है 12 से 2। इस समय पे हार्ट थोड़ा सा विश्राम की अवस्था में जाता है। ठीक है। तो हमें इस समय पे मतलब भोजन हैवी या इस समय भोजन नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा मतलब भारी खाना खा करके इंटरकोस्टिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है। यदि इस समय पे इंटरकोस्टिंग करे किया जाएगा
रिलेशन मतलब बनाया जाएगा, तो हृदयघात के जो चांस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो आयुर्वेद है वो यह भी बताता है कि कब संबंध बनाना है और कब नहीं बनाना। मान लो कोई व्यक्ति शाम को 5 बजे भोजन कर रहा है, तो अब वो रात 8 से 10 के बीच में संबंध बना सकता है, 10 बजे के बाद नहीं। तो आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आता है जिनको फैमिली प्लानिंग करनी है, उनको बोलिए कि 5 बजे हर हाल में खाना खा लेना है और 10 बजे के आसपास संबंध बनाना है, तो वह प्राकृतिक नियम का पालन है वो। लेकिन हमें यही नहीं पता आज बच्चे मोस्टली क्यों खराब मतलब डिफेक्टेड हो रहे हैं, क्यों गड़बड़ हो रही है उनमें। वो इसी वजह से हो रही है कि हमें यही नहीं पता कि पहले तो किस समय क्या खाना था, वह उल्टा पुल्टा खाया, उल्टा पुल्टा खा के किस समय पर हमें मतलब कौन सी हमारे ऑर्गन पे क्या इफेक्ट आ रहा है, और हमने उसके विरुद्ध काम किया, तो उसका परिणाम हमें मिल रहा है। आजकल लोग रात को 10 बजे तो भोजन करते हैं, 11 बजे भोजन करते हैं, और फिर वो 12 बजे सोते हैं, है ना। और 12 बजे मतलब 10-11 बजे खाना खाया, उसके आधे घंटे बाद वो रिलेशन बनाते हैं। तो उससे क्या होगा, उसके जो हृदय है, हृदय के प्रति अनादर पैदा हो गया, हृदय के प्रति अनादर पैदा हो गया। अब हृदय ही सुनता है, हृदय ही भावना होती है, हृदय बहुत बड़ा बहुत मेन चीज है। अब यदि हृदय के प्रति अनादर पैदा हो गया, तो जो हृदय मतलब क्या बोलते हैं, आपका जो बद्दुआएं देगा, जो हृदय परेशान होगा, हृदय के जो अंदर घटनाएं होंगी, उस सभी धातुओं पे इफेक्ट आएगा। सभी धातुओं पे इफेक्ट आएगा तो आपके शुक्र धातु पे भी आएगा, आर्तों पे भी आएगा, और उसी का परिणाम है कि बच्चों में आजकल ये डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, उनमें ये गड़बड़ देखने को मिल रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आपका भोजन पूरा मतलब आपने भोजन तो खा लिया, तो जो मोस्टली जो ब्लड है वो आमाशय की तरफ चला जाता है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि मतलब है ना, 12 से 2 उसमें हार्ट हार्ट रेस्ट करता है, किस लिए कि, और या उस टाइम पे मतलब खाने के बाद में मतलब वो रिलेशन क्यों नहीं बनाने चाहिए। जैसे हमने खाना खाया, अभी खाना खा लिया मान लो, तो अभी क्या होगा, हमारा जो ब्लड है वो ज्यादातर ब्लड पेट की तरफ जाएगा। हमें खाना खा करके वज्रासन में बैठने के लिए इसीलिए बोलते थे कि मैक्सिमम ब्लड हमारा पेट तक, पेट की साइड में जाए, पैरों को फोल्ड करके रोक लें ताकि ब्लड और वो स्टमक में जाए। और यह हमें एक और चीज हमें बताई जाती, खाना खा करके तुरंत नहीं उठना चाहिए, 5-7 मिनट के बाद उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमने खाना खाया है उससे जो मोस्टली ब्लड जो है उसका जो प्रवाह है वो रक्त की तरफ हो जाए, नहीं उसके पेट की तरफ हो जाए, फिर उसके बाद में हम चलें। और अब उस समय पे रिलेशन इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि सारा ब्लड का जो फोर्स है वो तो पेट पर है, आमाशय पे है। तो और अब हृदय के पास थोड़ा रक्त बचता है, तो हृदय को अधिक दबाव महसूस होता है, ज्यादा रक्त ब्लड पंप करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको ब्लड तो थोड़ा है, लेकिन फिर भी हर एक सेल तक भेजना है भाई, उसकी ड्यूटी है। अब वो पहले ही पंप ज्यादा कर रहा है बेचारा, और आपने जो है उसको
संबंध बना करके और ज्यादा उसके से काम लेना शुरू कर दिया कि और काम कर भाई, तो फिर हर्ट का अनादर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आप हर्ट का अनादर करोगे तो उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। सुबह और शाम को 2 से 4 बजे, मतलब जैसे अभी मतलब 2 से 4, और तो इस समय का ये जो समय है ना, दोनों टाइम में, शाम के टाइम में भी और सुबह के टाइम में भी, 2 से 4, यह जो समय है ये प्लीहा का है, स्प्लीन का है। ठीक है, मतलब रंजक पित्त का समय है इस टाइम, रंजक पित्त का समय। और सुबह 4 से 6, शाम को भी 4 से 6, यह समय डिसेंडिंग कोलन का है और यूरिनरी ब्लैडर का है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes. तो लोग कहाँ कहाँ बीमार होते हैं, वो खा ठीक रहे हैं, बोलते हैं कि आप सही चीजें, सब सब चीजें हम सही खा रहे हैं, लेकिन उनका खाने का जो समय है, कौन से घंटे में कौन से टाइम पर क्या खाना चाहिए, वह उनका गड़बड़ होता है। बोलते हैं यार हम तो बाहर का कुछ नहीं खाते, लेकिन जो सही खाते हैं उसके लिए तो सही समय का चुनाव जरूरी है। और यदि वो सही जो खा रहे हो आप उसका समय गलत हो गया तो यानी कि वह क्या करेगा, परिणाम गलत ही देगा और हमें बीमार ही करेगा। ठीक है जी। यस सर। तो अब बताओ, जो व्यक्ति इतना डिटेल में जा करके पढ़ लेगा या सीख लेगा, वो किसी पेशेंट को मतलब सेटिस्फाई ना कर पाए, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। वह एक एक चीज उसको ये बता देगा कि उस समय पे आप ऐसा कर रहे हो। और एक और बात बताओ,
वो पेशेंट से क्वेश्चन उसके कम होंगे क्या? नहीं सर। पेशेंट को खंगाल देगा पूरा। कौन से टाइम पे क्या करते हो आप बताओ मेरे को। है ना? और उसी से आप क्या निकाल सकते हो, उसकी बीमारी निकाल सकते हो। यार इस टाइम पे ये ऐसा कर रहा है। मोस्टली जो पेशेंट हार्ट से कमजोर होते हैं उनका आप देखेंगे तो खाने के बाद से उनका रिलेशन मिलेगा। फिर वो बोलते हैं कि मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को ऐसा हो गया। तो एक एक चीज का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। और यह हमें मिलेगा कब? जब हम वैदिक विज्ञान सीखते हैं तब। एलोपैथिक नहीं, वैदिक विज्ञान। एलोपैथी तो इसको मानती ही नहीं। एलोपैथी में तो बोलते हैं कि ये दवाई खा और सब कुछ खा, और कभी भी कुछ खा। है ना? तो आपको ये जो है सिग्नल, ये ध्यान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। यस सर। तो इससे क्या होगा कि और किसी को ध्यान, और किसी का मतलब कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपना जरूर होना चाहिए। यस सर। ना? तो अपने घर में जरूर सीजनल, हमें यदि हमें अपने बच्चों को सिखाना है और हमें ध्यान रखना है तो हमें जरूर सीजनल और बायोलॉजिकल चार्ट जरूर घर में लगा होना चाहिए। अब कोई आएगा ना तो वो देखेगा यार 24 घंटे के मतलब इनके तो पूरे डिवाइडेड है, और आपको ये पता होगा इस समय पे ये है, तो उसमें पूरा कि इस समय पे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस समय पे मतलब अम, कैसी क्या चीजें होनी चाहिए। ना कौन से समय पे आपको भारी खाना खाना है, कौन से पे नहीं खाना, क्या क्या करना है क्या नहीं करना, सब चीजें आपको एकदम मतलब वो मिलेंगी। तो इससे कोई पेशेंट आता है, यदि हम सेंटर में लगाते हैं अपने में तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा रहेगा। और यदि हम घर में लगाते हैं तो घर में भी यह जो है सही रहेगा। तो ऐसा हमें पता होना चाहिए, यह हमारे वैदिक विज्ञान की नॉलेज है। आप में से किसको पता था कि ये ऐसा होता है? सर मैंने पढ़ा था वो योगा थेरेपी में। अच्छा। हमने स्कूल में पढ़ा था थोड़ा। स्कूल में पर मुझे थोड़ा बायोलॉजिकल थोड़ा क्लॉक पता था, रुद्र के लेकिन हिसाब इतना से पढ़ा था। डिटेल्स में। हम किसी भी समय कुछ भी खा लेते हैं ना, वो गलत है ना?
मैं इसका ये मैंने भेज तो दिया आपके पास, है ना, ग्रुप में भेज तो दिया। और इसका पूरा एक डिटेल मैं आपके पास में भेजूंगा, है ना। तो या एक कैलेंडर टाइप में बना के इसका मैं भेजूंगा आपके पास, है ना। तो आप उसको देखना फिर। यस सर, थैंक यू। ठीक जी है, सर, थैंक वो यू। बहुत बढ़िया होगा। थैंक यू सर। ओके। सर एक पूछना था, एक बात पूछना था। हाँ हाँ हाँ। कल मैं एक 90 साल के, मतलब ओल्ड, मेरा अपना बड़े बाबा थे, तो उनको पल्स चेक किया तो उसका थोड़ा ठंडा था, लेकिन उसका पल्स बहुत उछल रहा था तीनों में। हम्म तो एज हो चुका है, तो उसको तो मतलब उस समय, मतलब एज के हिसाब से तो ठंडा धीमी चलना चाहिए ना सर। और उसका शुगर पेशेंट भी है, और 1-2 महीने आगे वो शुगर लो होने से बेहोश भी हुआ था। हम्म तो ये मतलब क्या कारण हो सकता है सर? अब इतना उछल उछल कर उसको एज के हिसाब से तो उसको थोड़ा स्लो होना चाहिए, है ना। 90 साल का व्यक्ति है, जी ठीक है, शुगर उसको जी है ना। जी जी जी, कुछ समय वो शुगर लो होने की वजह से वो 5-6 घंटा बेहोशी के हालत में थे। अच्छा, कब कब हुआ था वो बेहोश? ये बोल रहा था हो एक जाता दो है क्या? महीने आगे। जी, म- एक मतलब एक दो शुगर महीने की आगे। वजह से वो बेहोश हो ही जाता है क्या? मतलब 2-3 बार हो चुके हैं इस तरह से। अच्छा, तो अभी वो शुगर हाई मतलब होने से मीठा कि खाना शुरू किया लो है। होने से? नहीं, जी, शुगर लो होने से हो रहा है कि हाई होने से हो रहा है? नहीं, लो होने से मतलब वो दवा भी खा रहा है और खाना कभी